Dear students, I hope you all are fine. In previous lecture, we study about the Charter Acts. These acts were introduced timely and with the time they were given by the British government to curtail the power of the East India Company. From 1773 onward to 1853, there were certain types of the Charter Acts given by the British Parliament. As you know that Charter Act, Regulatory Act of the 1773. After this, British Act 1784. After the 78, Lord Cornwallis Permanent Act, Cornwallis Code 1793. After this, there was another code. They aimed to introduce after 20 years a new the regulatory acts. After 20 years, 1813, 33, 1853, these were the regulatory acts. Lastly, the East India Company was come under the finished and the new rule come under the British. ठीक है, तो आज हम इनकी MCQs पढ़ेंगे. जो मेजर MCQ है, मैंने काफ़ी सर्च किए हैं. These are very important for all examinations. You should take very seriously and follow these Charter MCQs. These are the best for all competitive examinations. The first Q is that Battle of Buxar. ठीक है, but Buxar, the Q is the British India Company transferred into ruling body primarily after which event? British India Company come in power after which event? 2nd December 1672. 2 दिसंबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी. ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है वो पावर में आई थी और उन्होंने डिफीट किया था हमारे जो है रूलर्स के हिंदुस्तान के थे. इट बिकेम द सोल पावरफुल बॉडी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द प्राइमरी राइट ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? टू कलेक्ट दीवानी इन बंगाल इन बिहार उड़ीसा. हम उन्हें भी दीवानी माना वो दीवानी कलेक्ट करते थे. ये इसका करेक्ट आंसर है कि दीवानी का जो अमाउंट था बैटल ऑफ बक्सर के बाद में राइट दिया गया था, जो जितना अमाउंट हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी. नेक्स्ट MCQ हमारा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1765 to 1772 what characterized the system of government in India under the East India Company. 1765 से लेकर 1772 तक कौन सा सिस्टम किया गया था? तो सिंपली है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी किया गया था. रैम्पेंट करप्शन अमंग इंडियन रिप्रेजेंटेटिव किया गया था. ड्यूअलिटी इन अथॉरिटी विद कंपनी हैविंग पावर विद नो रिस्पांसिबिलिटी. कंप्लीट ऑटोनॉमी गिवन टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इसका जो सी आंसर है हमारा ड्यूअलिटी दिया गया था हमारा. ड्यूअलिटी इन अथॉरिटी विद द कंपनी. कंपनी जो ड्यूअलिटी इन अथॉरिटी देगी मगर ड्यूअलिटी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगी. ठीक है, हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773. बंगाल का वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल बंगाल. बंगाल के गवर्नर जनरल किसको अपॉइंट किया गया था? एनेक्टमेंट ऑफ रेगुलेटरी एक्ट 73 के रेगुलेटरी के बाद में. अब लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वेरिंग हेस्टिंग्स है, विलियम बेंटिक है या नन ऑफ दीज है? आप सब बच्चों को पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. 1833 के एक्ट के बाद में आए. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भी वाइसरॉय थे हमारे और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1793 के एक्ट में आए थे जिन्होंने परमानेंट किया. तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा बी है. इसका B is the right answer for this Q. ठीक है, आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. क्वेश्चन है कि द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 granted the British cabinet to the right to exercise control over Indian affairs. True or false? क्या 1973 की आयन ने ब्रिटिश कैबिनेट को राइट दिया था कि इंडियन अफेयर्स पे कंट्रोल करें या ना? बिल्कुल दिया गया था कि इंडियन अफेयर्स पे आस्ते आस्ते हम करेंगे कंट्रोल. तो ट्रू है इसका. आगे चलते हैं हम. व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल एंड एस्टेब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट इन द जुडिक्चर ऑफ कलकत्ता. किस एक्ट में बताया गया था कि बंगाल में
गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश की गई थी। तो सिंपल ये हमारा था फर्स्ट रेगुलेटरी एक्ट 1773, जिसमें विलियम हेस्टिंग को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। सिंपल, ठीक है। 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल विलियम हेस्टिंग थे। उसी टाइम में कलकत्ता बोर्ड बनाया गया था और जो जज थे हमारे एलिजा एम्पर थे उस वक्त, एलिजा एम्पर जज थे हमारे उस वक्त, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अंडर द ब्रिटिश एक्ट of 1784, the East India Companies retained control over which aspect of the administration? 1784 का जो एक्ट था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बताया था, जिसको ब्रिटिश एक्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश एक्ट किया था, जो विलियम पिटी थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दिया था। सबसे पहले कंट्रोल और कार्टेल किस चीज़ पे किया था, कह रहा है जुडिशियल, मिलिट्री अफेयर्स, टैक्स कलेक्शन, कमर्शियल अफेयर्स। तो इसका सही क्या जमाल है, कॉमर्स एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे जो 1784 के एक्ट दिया गया था, जिसमें जो है ये वीटो पावर तो गवर्नर जनरल के पास था, मगर कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन पे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना था। आगे चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? 1873 के आइन के तहत, चार्टर एक्ट के तहत कौन से गवर्नर जनरल इंडिया के थे? तो सिंपल है, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे हमारे सब फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनका क्या था, विलियम बेंटिक बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 1833। ये ब्रिटिश ने बताया कि अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हम क्या बनाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। 1833 के एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे हमारा नेक्स्ट सवाल है, which act abolished the concept of East India Company as a commercial body, made it made it a purely administrative entity? इस एक्ट में बताया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी ख़त्म कर रहे हैं और टोटल ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। किस एक्ट में ये बताया गया था? कंपनी जो है प्योरली बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 1833 के एक्ट में बताया गया था कमर्शियली कंपनी जो हमारी टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी। ब्रिटिश एक्ट में, जो ब्रिटिश एक्ट 1784 में, ब्रिटिश एक्ट में बताया गया था 1833 में ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रिटिश एक्ट में बताया गया था कि जो है हमारा कि उसमें प्रोविजंस ऐसे थे ना, एडमिनिस्ट्रेशन में वो संभालेगी, इसी जैसे हम जो है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सवाल है जो है हमारी इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्टेलेशन के बारे में। 1833 The Charter Act of 1833 introduced a system of open competition for selection in Indian civil services. 1833 के एक्ट में बताया गया था कि जो है ना सिविल सर्विसेज में ओके होगी, टू है। Who was responsible for the establishment of the circuit courts in Calcutta, Dhaka, Murshidabad, Patna as a part of Cornwallis Court? कॉर्नवालिस कोर्ट के तहत सर्किट कोर्ट्स किस शख्स ने बनाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वेरिंग हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद ही बनाए थे। कॉर्नवालिस कोर्ट या परमानेंट सेटलमेंट कोर्ट के तहत ये जो है ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद सर्किट कोर्ट्स बनाए थे। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। इसको कॉर्नवालिस कोर्ट भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इसको हम, और कॉर्नवालिस की जो है फर्स्ट भी इसको कहते हैं। चार्टर ऑफ कॉर्नवालिस, चार्टर एक्ट ऑफ दी 1793 भी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस द सेपरेट रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, जस्टिस अलग किया था, ट्रू है। अंडर विच गवर्नर जनरल वाज इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स रिप्लेसिंग पर्शियन। लॉर्ड बेंटिक के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को हमने रिप्लेस किया था, पर्शियन की जगह पर्शियन को हमने लैंग्वेज को काउंट हमने किया था। नंबर 14 है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सदर दीवान अदालत एंड सदर निज़ामत अदालत एट इलाहाबाद वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर जनरल। लॉर्ड बेंटिक ने किया था या किसी और ने किया था? तो सिंपल है, लॉर्ड बेंटिक ने इनको किया था। सदर दीवान अदालत और सदर निज़ामत अदालत, ये दो किस्म की दीवान अदालत और निज़ाम अदालत लॉर्ड बेंटिक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कंटेंट में। 1833 में इनकी मौजूद एक दिन दिया था, ठीक है। लॉर्ड मैकेलबी वाज द फर्स्ट
फोर्थ में ऑर्डिनरी मेंबर थे। लॉर्ड मैकेले जो थे फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर थे, एजुकेशन पे उन्होंने काम किया, और ये चार्टर एक्ट ऑफ दी 1833 में लॉर्ड मैकेले थे। आगे चलते हैं हम। द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव पावर। चार्टर जो एक्ट था 1853 में इंडियंस को लिमिटेड पावर दिए गए थे। सही बात है, इट इज़ अ ट्रू। 1853 में इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव में लेजिस्लेटिव में लिमिटेड पावर दिए गए थे, ब्रिटिश ने दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, who was appointed the first viceroy of India after the government of India 1853। 1858 के गवर्नर इंडिया में फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे हमारे? तो लॉर्ड बेंटिंगटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो हमारे लॉर्ड जो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हेस्टिंग भी नहीं थे, आप सब बच्चों को पता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे हमारे? जिन्होंने कॉर्नवालिस लॉ दिया। अब कब दिया? 1793 में, जो कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं हम, अब चाहे परमानेंट सेटलमेंट कोड भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हैरिंग हेस्टिंग, आप सब बच्चों को पता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। विलियम बेंटिंग 1835 में आए थे। अब 1898 में एक ही बचते हैं, वो लॉर्ड कैनिंग हैं, जिन्होंने ये डिस्पोजिशन और ये जो है उन्होंने संभाला था मुझसे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। What was the outcome of revolt of 1857 in relation to the British Indian Company? 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंपनी अथॉरिटी था, रिन्यूड फोकस ऑन द कमर्शियल एक्टिविटीज था, डाइवर्सिटिंग द कंपनी इट्स टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी टेरिटरीज। अब जो 1858 का रिवोल्ट क्या बताया था? अब सिंपल है, इसका सी ऑप्शन है, डाइवर्सिटिंग द कंपनी एंड इट्स अथॉरिटी और टेरिटरी, ठीक है। कंपनी की डाइवर्सिटिंग करना था, कंपनी का अथॉरिटी को बढ़ाना था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है, द टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस द वाइसरॉय इन एक्ट। टाइटल जो हमारा कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में दिया गया था। ये सिंपल बात है, 1784 में भी हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, और फिर गवर्नर जनरल इंडिया के रिप्लेस करके 1858 में गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट वाज प्रोविजन ऑफ व्हिच एक्ट। गवर्नर जनरल सुप्रीम काउंसिल, ये सुप्रीम गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम काउंसिल वाज द प्रोविजन ऑफ व्हिच एक्ट, किस एक्ट में दी गई थी? 1773 में, 1784 में, 1833 में या 1853 में? ये जो प्रोविजन थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, ये हमारी रेगुलेटरी एक्ट 1773 में दी गई थी, जिसमें पहला हमारा कोड बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था, जिसमें जज भी हम डिस्कस करते हैं, एल का नाम था, इनको अपॉइंट किया गया था, और इसके अंडर में ये सिस्टम। आगे चलते हैं हम। अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स द कंपनी ऑफिशियल प्रोहिबिटेड। किस एक्ट के तहत जन ब्राइब्स ट्रेड्स जो है खत्म की रही है? सही बात है कि रेगुलेटरी एक्ट नो, इसमें जो है ना रेगुलेटरी कौन सा है? 1773 में बिल्कुल ख़त्म किए गए थे, और जो ब्राइब्स थे या हमारा ट्रेड था वो हमें जो है कंपनी के मुलाजिमों ने नहीं लेना। आगे चलते हैं। यस 2 है ये 21 का। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेकिन गवर्नर जनरल इंडिया ऑन वोट एक्ट। गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर इंडिया जो एक्ट किस एक्ट के थ्रू हुए थे? चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन नंबर 23 का ये हमारा रेगुलेटरी एक्ट जो था, जो हमारा चार्टर एक्ट था 1833 में, इसमें बताया गया था गवर्नर इंडिया बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल इंडिया। 1833 के एक्ट बताया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लें, या इंशाल्लाह या उम्मीद है कि आपके बेहतर जो है हो जाएंगे एग्जामिनेशन की तैयारी, ठीक है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 attempted to introduce a system open competition of selection in the civil services, but it was nullified due to the opposition। जो चार्टर 1793 का था, attempted to introduce the system open competition for the selection in the civil services, but nullified due to the opposition। चार्टर 73 का बेहतरीन चार्टर था। अब कहते हैं ये सही बात है, 2 है, ठीक है। The Charter Act of 1833 introduced system of open competition।
1833 में क्या बताया गया था हमें? ओपन कंपटीशन बताया गया था, मगर ऐसे नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। 1833 में हमें जो है ना ये बताया नहीं गया था, तो रॉन्ग होगा इसका आंसर, ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अंडर द कार्नवालिस कोड यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर ब्रॉट अंडर द jurisdiction and government officials were made answerable to the civil courts for action in their capacity, true or false। कार्नवालिस कोड के तहत जिन यूरोपियन सब्जेक्ट को कोड में लाया गया था, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको से पूछा जाता था कि आपने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। आगे चलते हैं, बिल्कुल पूछा जाता था, ट्रू है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड अंडर व्हिच एक्ट? पहले किस गवर्नर जनरल इंडिया किस एक्ट के तहत अब पीटी 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इंडिया को अपॉइंट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब हमारा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सदर ऐवान अदालत, सदर निज़ामत अदालत इलाहाबाद में की गई थी। सदर ऐवान अदालत, सदर निज़ामत अदालत, ये दो किस्म की अदालतें थी, और ये किस शख्स ने की थी? तो हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी 1833 के दौर में। विलियम सदर दीवान अदालत, निज़ामत अदालत। आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ द 1853 इंट्रोड्यूस द लिमिट इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक्ट बिल्कुल सही बात है, इसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। आगे चलते हैं, उसके बाद में और नेक्स्ट सवाल है कि ना द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ वाइसरॉय, वो नो, गलत है। 1858 के इंडियन एक्ट के तहत फर्स्ट वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था, इसमें नहीं किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे सवाल पे। अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स बाय कंपनी ऑफिशियल परमिट, बिल्कुल ओके है। इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या कहा था, करप्शन नहीं होगी, जो विलियम हास्टिंग्स के थ्रू किया गया था। आगे चलते हैं, ब्राइब्स भी नहीं होगी, ट्रू। अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 73 प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स बाय कंपनी ऑफिशियल परमिटेड, नो, not permitted, 100% not permitted, false। The Governor General of Bengal became the Governor General of India under the Act of the 70, no, false। Under the Cornwallis Code, European subjects were not brought under jurisdiction, no। European subjects, false है, brought in the Cornwallis Code subjects आते थे। The first Governor General of India was appointed under the Act of the 1833, true। Governor General of India was appointed, William Bentinck was the first Governor General of India, 33, it is the first Governor General of India was appointed in the 1833, no, it is false, I will check it, tell you in comments। The establishment of the Sadr Diwan Adalat, Sadr Nizam Adalat was carried out under William Bentinck, 34, true, बिल्कुल true है। The Charter Act of the 1853 introduced unlimited Indian, no, true नहीं, false। लिमिटेड पावर्स में इनको बताया गया था इंडियंस को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 36, the first Viceroy of India was appointed under the Government of Indian Act 1850, it बिल्कुल सही बात है, it's the true, 36, true। Next is the Charter Act of the 1793 attempted to introduce a system of open competition for selection in civil services but was successfully implemented, 37, false। Under the Cornwallis Code, government officials were not made answerable to civil courts for action in their official capacity, 38, false। The establishment of the Governor General Supreme Court was the provision of the Charter Act of 1853. Governor General Supreme Council and these things were not appointed them, false। Under the Regulatory Act of 1773, a British cabinet was not given the right to exercise control in Indian affairs, it is false। The Governor General of Bengal did not become the Governor General of India under the British Act, bilkul true, it is false, not become, certainly। The establishment of Sadr Diwan Adalat, Sadr Diwan Adalat, Nizamat Adalat was carried out by William Bentinck, true, it was carried out by the William Bentinck, it is false, it is carried out by William Bentinck ने किया थी दोनों, सदर निजामत अदालत, सदर दीवान अदालत। The Charter Act of 1853 introduced limited Indian representation in the Legislative Council, Indian Legislative Council limited power होंगे, true।
The first Viceroy India was not appointed under the charter. बिल्कुल true. First Viceroy 1858 के चार्टर के थ्रू आया था. False. 45 है हमारा. नेक्स्ट है हमारा. The Charter Act of the 1793 did not attempt to introduce system open competition for selection in civil services. The Charter Act of the 1793 did not attempt to introduce the system open competition for selection in the civil services. Certainly true. It was during this time it was not existing. After 1833, the introduction of the education was introduced. Under the Cornwallis Code, European subjects were brought under the jurisdiction and government officials were made answerable no under the William Hastings time it was also made these jurisdictions true. The establishment of the Governor General and Supreme Council was provision of the regulation बिल्कुल इट्स true. 73 में ही हुआ था. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा 48. Under the regulatory 1770 private trade and exceptional gifts and bribes बिल्कुल it's true. The Governor General of Bengal did not become the Governor of India under the Charter Act of 1833. Yes, that no, it is a false. I hope you understood these MCQs and they will help you in the Governor General of Bengal did not become the Governor General of India under the बिल्कुल Governor General of Bengal became the Governor of India. It is a true. Next, the establishment of Sadr Diwan Adalat, Sadr Nizam Adalat was not carried out with law. It is also false. I hope you understood very well and tell me in comments if you did not understand anything. Thank you.